पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, है ना, यही पढ़ रहे थे ना। हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स, संख्या के आधार पे और किसके आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और विचारधारा के आधार पे, सब पढ़ लिया। अब आज आप क्रेडिट डालो दलों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू मॉरिस डुबोर्जर। दलों का वर्गीकरण छूटा था वामपंथ का। अच्छा, वामपंथ का असर प्रगतिशील विचारधारा से, प्रोग्रेसिव थॉट्स, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, वामपंथ, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट आइडियोलॉजी। अगला लिखो इसमें, यह विचारधारा समाज में समानता को मुख्य मानती है, मतलब समानता पे ज्यादा फोकस करती है, इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस है। किसका? वामपंथ का। समानता को मुख्य मानती है, मुख्य विषय मानती है, मुख्य तत्व मानती है। ठीक है, यह विशेषाधिकारों का विरोध करती है। विशेषाधिकार होते हैं, उनका क्या करती है? विशेषाधिकार क्या होते हैं? विशेषाधिकार का विरोध। ठीक है, विशेषाधिकार मतलब किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष को कुछ, मतलब उस धर्म में, उस जाति में पैदा लेने से उसको कुछ महत्व मिल जाए, उसको कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। ठीक है, जैसे लोग किसी जाति में पैदा हुआ और सम्मानीय हो गया, सम्मान में ज्यादा, उसको ज्यादा सम्मान है, उच्च दर्जा प्राप्त हो गया। ऐसे कैसे बने? क्या सिर्फ पैदा हो जाने से उच्च दर्जा मिल जाना चाहिए? तो इन चीजों का विरोध करते हैं। आप सम्मान उसी का करेंगे जिसने कुछ जीवन में अचीव किया, जिसने यार समाज को कुछ दिया, कुछ रिटर्न किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इस जाति में पैदा हो गए, इस धर्म में पैदा हो गए, इस जगह पैदा हो गए तो सम्मानित हो गए, ऐसा नहीं होना। ठीक है, और लेकिन समाज में ऐसा चल रहा है, विशेषाधिकार है ना, अलग अलग लोगों के विशेषाधिकार है। कुछ लोग तो इसी के आधार पे कहेंगे हम तो बहुत सीनियर है, तुमसे इसी आधार पर मेरा सम्मान करो। बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं ना कि हम बड़े, तुमसे बड़े हैं, सम्मान करो। अब ये भी एक प्रकार का विशेषाधिकार ही है। भाई बड़े होने से कौन सा, उम्र में तो बड़े होना, बस उम्र में बड़ा होना, क्या इसमें तुम्हारा कोई अचीवमेंट है? अब तुम पैदा हो गए हो तो बढ़ोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि रोक लगा दिया, पॉज कर दिया वहां पे। पैदा हुए हो तो बढ़ोगे, इसमें तो तुम्हारा कोई अपना मेहनत है नहीं। हमने मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है मैंने, तब मैं आज 80 साल का हो गया हूँ। पढ़ने में बड़ी मेहनत की है, तुमने नहीं किया, तुम आज 10 के ही हो, तुम आज 20 के ही हो। ये तो बायोलॉजिकल है, लेकिन उसी बायोलॉजिकल चीजों में भी क्या चाहते हो? सम्मान, रिस्पेक्ट। ठीक है, कुछ कहना है? आगे लिखो। वामपंथी अधिकारों और स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। वामपंथी अधिकार और स्वतंत्रता के समर्थक। ठीक है, ये बात करते हैं कि आपको आपके राइट्स मिलने चाहिए और आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो है बड़ा उल्टा। जब स्वतंत्रता की बात होगी तो समानता मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के कुछ मामलों में कंट्राडिक्ट करने लगते हैं। जैसे आपने समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, ये सारी व्यवस्थाओं को पढ़ा है।
ठीक है। तो स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा बात कहाँ होती है? पूंजीवादी व्यवस्था। वहां आ जाती है इकोनॉमिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर चीज में कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, कुव्वत है, आपके पास पैसा है तो आप लगाओ और बनाओ पैसा, कोई नहीं रोक देगा। लेकिन समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था में आपने देखा है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर न होने पाए किसी दूसरे को खरीद ले, कोई व्यक्ति इतना गरीब न होने पाए कि अपने आप को बेच दे। तो वहां समानता, वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की जाती है। कोई आदमी ज़्यादा, उसके पास पैसा बहुत है, बहुत ज़मीनें हैं, उससे लेके गरीबों में कुछ बांटो। तो ये समानता और स्वतंत्रता वामपंथ का जो आइडियोलॉजी है, बात तो बड़ी अच्छी अच्छी करती है, बड़ी आइडियल बातें करती है, लेकिन जिस देश में इसकी प्रैक्टिस की गई, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ ये सफल नहीं हो। समझ रहे हो? जैसे कार्ल मार्क्स ने जब इसको, इस आइडियोलॉजी को फाउंड दिया तो सबसे पहली जो क्रांति हुई रशियन रेवोल्यूशन, रूस में 1917। लेकिन रूस की हालत बहुत अच्छी नहीं है इकोनॉमिक लेवल पर, और 1991 आते आते क्या हुआ, रूस 14 टुकड़ों में टूट गया, 14 देश बन गए। और आज वो बने ही एक टुकड़े से युद्ध लड़ रहा है, किससे? और पूंजीवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। ठीक है, तो आइडियल लेवल पे ये बातें तो बड़ी अच्छी है कि हम सारे समाज को एक बराबर कर दें, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, कोई गरीब मतलब एक तरह से सरकार उसको सारी प्रोवाइड कर दे, शिक्षा दे दे फ्री में, बेसिक नेसेसिटीज दे दे उनको। लेकिन ये संभव हो नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो प्रैक्टिस की गई, सरकार का प्रभुत्व बढ़ जाता है, सरकारी कंट्रोल बढ़ जाता है। जब सरकारी कंट्रोल बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा। ठीक है, और करप्शन बढ़ेगा तो फिर व्यवस्थाएं विचर होने लगेंगी। करप्शन की समस्या बहुत बड़ी है, भारत में भी है कि नहीं है? आप किसी भी विभाग में जाओगे सब जगह करप्शन। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज फ्री रहते थे, स्कूल कॉलेज में भी करप्शन। और करप्शन सिर्फ ये मत सोचो कि पैसे पे ही होता है, करप्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप कहीं से कुछ सिफारिश लगवा रहे हो, किसी अपने रिश्तेदार, किसी अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स का ऐसा यूज करवा रहे हो कि ये बड़े प्रभुत्व वाले हैं, ये फोन कर देंगे तो हो जाएगा, ये करप्शन है। आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को खुश करने के लिए, वो भी एक तरह करप्शन है। करप्शन में बहुत सारे टाइप। ठीक है, तो आगे लिखिए क्या लिखा आपने? अधिकारों और स्वतंत्रता के समर्थन। दक्षिणपंथ और वामपंथ का शब्द का इस्तेमाल, दक्षिणपंथ और वामपंथ शब्द का इस्तेमाल सापेक्षिक रूप से किया जाता है, सापेक्षिक रूप से किया जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा वामपंथी हो सकता है, कोई कम, कोई ज़्यादा दक्षिणपंथी हो सकता है, कोई कम। ठीक है, कोई ज़्यादा रेडिकल हो गया, उग्र दक्षिणपंथी, और कोई कम है। ठीक है, तो ये सापेक्षिक समझ आ रहा है? कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ोगे आप, वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग रहेगा, समझ जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं कि वामपंथ क्या है, दक्षिणपंथ क्या है। बात बहुत न्यूज़पेपर में बहुत आर्टिकल आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरोप में बहुत लड़ाई चल रही है, सब जगह लड़ाई चल रही है विचारधारा की। ठीक है, राहुल गांधी को भी आपने सुना होगा, जब वो करते हैं तो यही करते हैं, दिस इज द आइडियोलॉजिकल वॉर, यह विचारधारा का युद्ध है हमारा बीजेपी के साथ। तो विचारधारा क्या? यही सारी विचारधाराएं होती है। ठीक है, अब लिखो आप दलों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू मॉरिस डुबोर्जर। ठीक है, देखो डुबोर्जर ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप में किया। डुबोर्जर ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप में किया, और उसने क्या क्या बताया? 4 टाइप बताया। नंबर 1 कॉपस,
संरचनात्मक आधार पर किया, दलों का विभाजन संरचनात्मक आधार पर किया। नंबर 1 कॉकस, नंबर 2 ब्रांच यानी शाखा दल, ठीक है। नंबर 3 प्रकोष्ठ यानी सेल जिसको बोलते हैं, प्रकोष्ठ यानी सेल। और नंबर 4 नागरिक सेना यानी मिलिशिया बोलते हैं, नागरिक सेना, ठीक है, मिलिशिया। अब अलग अलग दलों के आपने अलग अलग टाइप्स देखे होंगे। तो कुछ दल होते हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और सदस्यता यानी मेंबरशिप बनने का, मेंबर बनाने का एक अभियान चलाते रहते हैं। देखा है आपने? भारत में तो ऐसा है कि राजनीतिक दलों के लोग आते हैं या कि अपना कैंप लगाते हैं और कहते हैं कि इस नंबर पे आप मिस कॉल मार दो, बस आप दल के सदस्य बन गए, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ तो शायद देखा नहीं देखा, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर वो लगाते थे अपना स्टॉल टाइप का और कहते थे आप बीजेपी की सदस्यता ले लो, कांग्रेस की ले लो, सपा की, बसपा की, सब की ले लो, बस इस फोन पे मिस कॉल मार दो आप बन गए, ठीक है। उस आधार पे वो कह देते थे कि आप दल के मेंबर हो गए, ठीक है। और फिर बहुत सारी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि हम दुनिया में सबसे बड़े दल हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर हमारे पास है, भारत में है, भारत के बाहर भी है, ठीक है। तो और क्या दूसरा है, शाखा, ब्रांच। अलग अलग दल अपनी अलग अलग शाखा भी खोल के रखते हैं, जैसे राष्ट्रीय शाखा उनकी अलग है, प्रादेशिक शाखा है, और फिर ग्राउंड लेवल पर जनता से कैसे जुड़ाव, और जो पार्टियां करती हैं वही एक्चुअली मजबूत भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों से जुड़े रहना चाहिए। अब दिल्ली में आपकी पार्टी अगर है, सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली बेस्ड है, लोगों से जुड़ी नहीं, गांव गांव तक उसकी ब्रांच होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा प्रभावशाली हो पाए, ठीक है। तो एक बुक का नाम लो, सार्टोरी की एक बुक है, सार्टोरी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स, सार्टोरी पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसकी बुकें पूछेंगे तो बता देना सार्टोरी की। और नागरिक सेना क्या होता है? नागरिक सेना ये समझ लो कि कुछ दल ऐसे होते हैं ना जो सेना की तरह अपने लोगों को ट्रीट करते हैं, मतलब एक कठोर अनुशासन, उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं, ठीक है। जैसे खासकर जो फांसीवादी नाजीवादी दल होते हैं वो ऐसा करते हैं। भारत में भी कई सारे ऐसे दल हैं, मतलब कई सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं, शाखा लगाते हैं। शाखा में जाओगे तो लाठी चलाना सिखाएंगे, तलवार चलाना सिखाएंगे। कभी आप लोग आरएसएस की शाखा देखे हो? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती रहती है सब जगह। तो वहां पे ये सारी चीजें आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कैसा हो रहा है। राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर कैसे जगाई जाए, कैसे आपको ट्रेंड किया जाए। और उनके आपने तो देखा होगा उनके बहुत सारे मार्च होते हैं। वो लोग कभी कभी जब प्रदर्शनी निकालते हैं अपनी बैंड बाजे के साथ, पीछे आगे आगे जैसे सेना का जब मार्च होता है, बैंड चल रहा है, उनके लोग प्रॉपर ड्रेसअप में है, उनका ड्रेस भी होता है ना। पहले तो हाफ पैंट हुआ करता था, है ना, अब फुल कर दिया गया है। हाफ पैंट की बड़ी आलोचना करते थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा चलो फुल कर देते हैं भाई, इसमें क्या है। और वो लाठी लेके ऐसे चलते रहते हैं, बैंड बजता रहता है, देखा है। तो ये है मिलिशिया, नागरिक सेना। मतलब वो एक्चुअल में सेना के लोग नहीं है, वो नागरिक हैं, लेकिन वो सेना की तरह ट्रेंड हो गए और काम आने की उनका प्रयोग करते हैं वो लोग।
ठीक है, वो है एक सामाजिक दल, वो अपने आप को कभी राजनीतिक दल नहीं कहते, वो कैसे है सामाजिक दल। लेकिन किसी एक पार्टी विशेष को भरपूर समर्थन करते हैं कि सारे नेता उनके वहीं से आते हैं, लेकिन तो एक तरह से उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वो वहाँ ट्रेनिंग लेंगे फिर जाके राजनीति की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब तक शाखा में आरएसएस में रहेंगे तो वो गैर राजनीतिक रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग यही करते हैं, बहुत मदद भी की है लोगों की, कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है। यहाँ तक कि 1962 के युद्ध में किसके साथ युद्ध हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, युद्ध लड़ने भी गए और नेहरू जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनको बुलाया राजपथ पे, जब मिलिट्री की परेड होती है ना, देखा ना परेड, तो आरएसएस के लोगों को भी बुलाया और उनका सम्मान किया, उनकी भी परेड निकलवाई कि आप लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। हाँ, उसके ऊपर उनके ऊपर आरोप यह था कि बस ये गांधी जी के आरोप था कि गांधी जी के एसेसिनेशन में इनके कुछ लोगों का हाथ था, इसी वजह से उनका नाम खराब हो गया, उनकी इज्जत खराब हो गई। और आज भी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के हत्यारों को पूजते हैं, जैसे गोडसे को। इस वजह से कुछ लेवल पर लोगों का विरोध होता है और उनकी अच्छी इमेज नहीं मानी जाती, क्योंकि गांधी तो देश के लिए सर्वमान्य है, गांधी को इंडिया तो सर्वमान्य है, ये पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। तो कुछ जगहों पे उनकी बुराइयां हैं, उनकी आलोचनाएं हैं, लेकिन अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। तो आगे लिखिए, क्या लिखा लास्ट में, अब हेडिंग डालो आप लोग, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गैर लोकतांत्रिक मतलब नॉन डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली कैसे कार्य करते हैं कि लोकतंत्र में कैसे कार्य करते हैं दल जहां लोकतंत्र नहीं है। अब जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहां राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन जानते हो हाँ। क्या होता है, आपका भी आपस में होगा, बहुत सारे बच्चों का रहता है, जब हम लोग 9th 10th हर हमेशा रहता है, इससे मेरा परसेंटेज इससे ज़्यादा आना चाहिए, मेरे नंबर से ज़्यादा आने चाहिए, है ना। ऐसे ही राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है या जहाँ डुअल पार्टी सिस्टम है, कि हमारी सीट ज़्यादा आनी चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, सरकार बनाएं, कितने राज्यों में हमारी सरकार बन जाए, केंद्र में हमारी सरकार बन जाए, ये एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इससे फायदा किसको होता है, जनता, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उसको वोट लेना है, तो जनता के हित में अगर कार्य करेगी, बोले कि हम आएंगे तो हम बच्चियों को स्कूटी देंगे जो 12th पास हो जाएंगे, अब बच्चियाँ खुश हो जाएंगी, तो इन्हीं को देना है, मुझे स्कूटी मिलेगी। कोई आएगा बोलेगा हम आपको लैपटॉप देंगे, कोई आएगा बोलेगा हम अपनी स्कॉलरशिप बढ़ा देंगे, फोन देंगे, फोन तो मिलता है आप लोगों को, टैब देंगे, टैबलेट देंगे, ठीक है। किसानों के लिए कोई योजना चला देगा, किसानों के लिए हम 10,000 रुपये देंगे, एक साल में 2,000 रुपये देंगे, बहुत सारी स्कीम्स, लोग लुभावन बातें राजनीतिक दल करते रहते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। और क्या होता है, आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी हर वर्ग का वोट लेना चाहती है, ठीक है। उसी सिद्धांत को कहते हैं कैच ऑल पार्टीज। कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि बस हमको इस जाति, संप्रदाय, धर्म का वोट मिल जाए, बस सब चाहते हैं कि सबका मिले, ठीक है। इसीलिए अब जो आइडियोलॉजिकल वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है विचारधारा का। तो डेनियल बेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। उन्होंने बोला कि अब आइडियोलॉजी खत्म हो गई, अब किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहां जिसको फायदा वहीं चला जाता है।
अब ना उतना मजबूत वामपंथ है ना उतना मजबूत दक्षिणपंथ है। और भारत में तो बहुत सही देखा जा सकता है कि कभी भी कोई भी आदमी, कोई भी नेता अपने दल को छोड़ के दूसरे दल पर चला जाता है। अगर विचारधारा इतनी मजबूत होती तो क्या उधर छोड़ता? नहीं। उसके लिए विचारधारा मैटर ही नहीं करती। उसके लिए मैटर क्या करता है? फायदे। मंत्री पद, मंत्री कहाँ बनूंगा मैं? यहाँ बनूंगा कि वहाँ बनूंगा? अगर यहाँ नहीं बना तो नाराज हो जाऊंगा। जब नाराज हो जाऊंगा तो कहेंगे आ जाइए मेरे पास, मैं बना देता हूँ, वहाँ चला जाऊंगा। तो अब विचारधारा का सिद्धांत एक तरह से धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद का प्रभाव पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत खतरनाक प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा तो हर लेवल पे, बच्चों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत है। अभी कल ही एक एनसीईआरटी का रिपोर्ट आया है। एनसीईआरटी पढ़ते हो? एनसीईआरटी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी तक इसके पहले ये माना जाता था कि देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं किसान, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई उसमें अब ये पता चला कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, छात्र, स्टूडेंट। समझ रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट के लिए जीवन बड़ा कठिन है। ये लगता है कि हाँ, जैसे मैंने साल 2 साल में जो आपको पढ़ाया उससे ये सीखा कि स्टूडेंट बनना भी बहुत कठिन है। टीचर क्या, टीचर आए पढ़ाए, गलत पढ़ा दिए, फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन बच्चा गलत सीख गया, उसके नंबर कटेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। और अलग अलग प्रेशर, अलग कॉलेज का प्रेशर, घर का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर। तो स्टूडेंट होना सबसे कठिन है, टीचर से भी ज़्यादा कठिन है। और इसके बाद जो गला काट कंपटीशन है आगे चल के, भारत जैसे देश में अगर 10 पोस्ट या 10 पद निकलते हैं तो कम से कम 50,000 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। समझ रहे हो? अब पुलिस का एग्जाम हुआ, 60,000 पद है, मान लो 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो सेलेक्ट तो 60,000 होंगे ना, बाकी 9,40,000 कहाँ जाए? 9,40,000 वो भी एक लोग हैं, सिर्फ नंबर नहीं है। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कंपटीशन खतरनाक हुआ, बहुत खतरनाक। और बच्चों में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसकी सबसे चरम स्थिति है सुसाइड। और उसका नाम कहते हैं खुद खुशी। ये कोई खुशी है? खुद खुशी कर ली है भाई, वो खुद दुखी कर लिए हैं, खुशी कर लिए हैं। बहुत खतरनाक हालत। इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह, जैसे पटना, यहाँ रहने वाले बच्चों की आप हालत देखेंगे, 10 बाई 10 का कमरा है, जहाँ एक भी खिड़की नहीं है, ना हवा आती है ना रोशनी आती है, उसी में खाना बनाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ना, उसी में सोना। अब अकेले नहीं, गरीबी इतनी है कि बच्चा थोड़ा काम कर पाएगा, 5,000 4,000 कमरा, 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं बड़े आराम से। दिल्ली में तो और महंगा, 10,000 का 15,000 कमरा, उसके नीचे मिलेगा ही नहीं। कमरा क्या होता है? तो घुसते ही खत्म, बस यहाँ से आप वहाँ तक आए, बस कमरा खत्म, इतना ही है। और उसी में लोग साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जीवन लगा रहे हैं, बड़ा कठिन जीवन, ठीक है। और प्रेशर अलग से समाज का, घर वालों का, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी पाल लेना, चाहे घर वालों की, समाज की या अपनी खुद की, वो भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है जिंदा रहना, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार चीज़ जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लगेगा जान दे दिया इसके लिए, लेकिन आगे चल के रियलाइज होगा कि वो तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। और समाज व्यवस्था इतनी हरामी है, एक तरह से कह लो, आज तुम जिस चीज़ को चाहोगे ना, समाज व्यवस्थाएं ठान लेगी आज तो इसको देंगे नहीं।
तो आज जिस चीज को चाह रहे हो, व्यवस्था, समाज व्यवस्था ऐसी है, वो आज आपको नहीं ही देगी। लेकिन फिर आपको कुछ दिनों बाद खुद ही रियलाइज होगा कि हम कहाँ घटिया चीजों को चाह रहे थे। इससे अच्छी चीजें, इससे अच्छे लोग, सब चीजें, लोगों पर भी वैलिड है ये चीज और किसी वस्तु पे भी। इससे अच्छी चीज आपका इंतजार कर रही है। बस जीवन में उस मोमेंट से अपने आपको बचाना होता है, घबराना नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी जान, है ना, कीमती जान दे देते, कभी किसी के प्यार में, कभी किसी के तिरस्कार में भी। उसने मुझे कैसे ना कर दिया, है ना, ये भी नहीं झेल पाते लोग। नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनका हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई रहा हो और जिनको कभी से ना ना सुनने को मिला। जब उनको कोई ना कहता है तो उनको और ज्यादा हर्ट होता है, अरे मुझे मना कर दिया, मुझे, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। तो रिजेक्शन झेलना भी आना चाहिए। और ये नियम है कि रिजेक्ट हो गए आप, हर जगह आप सेलेक्ट ही नहीं होगे, रिजेक्ट भी होगे। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यक्ति के जीवन की बात हो, ठीक है। अब देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग वोटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे देश में कैसा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? ये होता है कि मान लो बहुत सारे, कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जितने बहुत सारे लोग खड़े हो गए मेंबर चुनाव लड़ने के लिए। अब उनमें से जीतेगा एक, ठीक है। लोग जाएंगे और एक आदमी को वोट करेंगे, अलग अलग लोग वोट करते रहेंगे, लेकिन जो उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वही जीता पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको 50% वोट चाहिए, उसको इतना कोटा चाहिए, इतने से कम पाएगा तो नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उनमें से मान लो 100 आदमी है, 100 में से 50 ने वोट नहीं किया, 50 ने ही वोट किया, और 5 लोग खड़े हुए, 10-10-10, और एक को 11 वोट मिल गया, वो जीता मान लिया जाएगा, बस, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको ये तो बताओ आधे लोगों ने वोट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में सरकारें बनती हैं, उनको सिर्फ 30% वोट मिलता है, 35%, 40%, बस इतने में सरकार बन जाता है। बाकी 50% लोग वोट ही नहीं दे रहे, वो सरकार बनने में भागीदारी नहीं, मतलब दे रहे हैं तो दूसरे अपोजिशन को दे रहे हैं, अलग अलग चीजें। मतलब 60% वोट अपोजिशन में है, जो 30% पाया वो सरकार में। बात समझ आ रही है? सरकार भी तुमको होना चाहिए जो 60% वोट पाए हैं, लेकिन वो अलग अलग है, ठीक है। और क्या होता है फिर? ये तो हो गया वहां जहां लोकतंत्र है। अब जहां लोकतंत्र नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, जहां जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है? यहाँ सारे लोग पार्टी के मेंबर ही होते हैं, सब लोग पार्टी के मेंबर मान लिए जाते हैं, और पार्टी के अंदर ही चुनाव होता है। तो दूसरी पार्टी तो है नहीं, आपस में चुनाव होगा, और जो मेंबर जीतते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वही बन जाएंगे आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े पद उनको मिलेंगे। दिस इज द सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में दलील प्रणाली में कैसे काम करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ आपको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, दिमाग में कुछ आ रहा हो कुछ, ठीक है। फिर से क्या बताएगा? कौन सा टॉपिक बताओ ना, जहां पे डाउट हो, ठीक है। अच्छा आप लिखो, एक हेडिंग लगाओ, किन देशों में एक दलील शासन पाया जाता है, ऐसा लिखो। किन देशों में एक दलील शासन पाया जाता है, इसमें लिखो। चीन व क्यूबा में, चीन व क्यूबा, चीन की राजधानी क्या है? और क्यूबा की कॉन्टिनेंट में आता है। क्यूबा के बारे में पढ़ के आना, क्यूबा बहुत फेमस है, ठीक है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो लिख लो, चीन और क्यूबा में अभी भी एक दलीय शासन प्रणाली है, एक दलीय।
देखो कुछ देशों में ना लोकतंत्र के नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, कुछ देशों में लोकतंत्र के प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान एक देश था, है भी मतलब, वहाँ लोकतंत्र का प्रयोग चल रहा था। अमेरिका बड़ा प्रयास कर रहा था कि हाँ डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल इन्वेस्ट किया और कई ट्रिलियन डॉलर, पैसे की बात ही छोड़ दो, कई सारे लोग भी मारे गए उसके, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे और समय लगाए। कई अमेरिकन ने अपनी जान गंवा दी, अमेरिकन सोल्जर ने। क्यों? वो चाहते थे कि यहाँ क्या आ जाए, लोकतंत्र। लेकिन अफगानिस्तान का समाज ऐसा है कि वो जैसा बाकी दुनिया में लोकतंत्र है वैसा लोकतंत्र नहीं चाहते। ट्राइबल सोसाइटी है, घुमंतु समाज है, वो ऐसे हैं कि आज छीने झपटे खाए, काम खत्म, कल का कल देखेंगे, ठीक है। अब वहाँ इन्होंने 20 साल लगाए कि हम लोकतंत्र ला दें, डेमोक्रेसी ला दें, लेकिन 20 साल बाद हुआ क्या? अमेरिकन को खुद भागना पड़ा और फिर से वही सरकार आ गई, तालिबानी। अब अभी आपने कल ही परसों देखा होगा कि उन्होंने अब तालिबानी सरकार में महिलाओं के लिए बड़े सख्त नियम होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने नया फरमान, हालांकि जब वो बने थे तब वो वादा किए थे पूरे देश दुनिया से, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा हम पहले करते थे, हम लिबरल हो जाएंगे, हम सबको मौका देंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन फिर से वो अपने पुराने फॉर्म में आ गए और अब उन्होंने बहुत सख्त महिलाओं के लिए कानून बना दिए कि महिलाएं हर वक्त बुर्का में रहेंगी, पब्लिक प्लेसेस पे बोल नहीं सकती, गैर मर्द के साथ कहीं दिख नहीं सकती, कहीं बाहर जाना है तो अपने घर के किसी मर्द के साथ जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था उनकी 5वीं क्लास से ऊपर हो नहीं सकती, 5 क्लास के बाद खत्म, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। बात समझा रही? ये है महिलाओं का जीवन तालिबानी सोसाइटी में। तो ऐसे जगह लोकतंत्र का प्रयोग करना, लोकतंत्र में क्या होता है, सबको इक्वल राइट्स हैं, महिलाओं को बल्कि पिछड़ा सेक्शन या थोड़ा सा वंचित वर्ग माना जाता है तो ज़्यादा प्रोटेक्शन है। इंडिया जैसे देश में महिलाओं को रिजर्वेशन है कि पार्लियामेंट में नहीं हो आप लोग, चलो आ जाओ, 1/3 सीटें आप क्लियर कर देते हैं। नौकरी में नहीं हो आप लोग, कब हो, चलो इतनी सीटें रिजर्व कर देते हैं महिलाओं की, लड़कियों के लिए। गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीख रही हो, स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेल रहे हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, व्यवस्था सुरक्षा का डर है, व्यवस्था कर देते हैं। ये है लोकतांत्रिक देश। और एक देश वो है गैर लोकतांत्रिक। तो व्यवस्थाएं नो डाउट, समस्याएं बहुत हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आप तुलना करोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ ठीक ही है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होने से बढ़िया ही है व्यवस्थाएं। ये नहीं कि सब आइडियल है, बड़ा अच्छा चल रहा है, स्वर्ग में हो आप, नहीं है, बुराइयां हैं नो डाउट, समस्याएं हैं, लेकिन जब आप तुलना करोगे अपने सारे पड़ोसियों को देखो तब आपको लगेगा कि कुछ तो ठीक ही है और एक सही दिशा में है। आज अगर चीज़ें बुरी है, गड़बड़ है तो ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है कि और गड़बड़ कर देंगे। जैसे कोलकाता वाला केस हुआ और कई सारे केस हुए, तो ये फरमान निकाल दे सरकार कि बस सब लड़कियाँ बाहर नहीं जाएंगी, सब घर के अंदर रहें, क्या पढ़ने के लिए जरूरत है ना काम करने की जरूरत है, ऐसा तो नहीं ना, बल्कि और सख्त कानून बनाएगी, पुलिस का पहरा सख्त करेगी, दोबारा ऐसी घटनाएं ना होने, ऐसा डर ना आने पाए बच्चों को। लेकिन भारत में भी कुछ लोग तालिबानी माइंडसेट के हैं, सरकार भले तालिबानी नहीं है लेकिन लोग हैं, है ना, वो कहेंगे नहीं नहीं अब तुम बाहर नहीं जाओगे। देख रही हो कैसी घटनाएं हो रही है। तो ज्यादातर पेरेंट्स और समाज ही तालिबानी मानसिकता का है, वही रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, खेलने मत जाओ, घूमने मत जाओ, बाहर मत जाओ, है ना। तो लोग ही कंजर्वेटिव, पिछड़े, रूढ़िवादी मानसिकता के, लेकिन लगातार रिफॉर्म चल रहा है और आप लोगों के टाइम पे तो दुनिया और ओपन हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इतने जागरूक हो जाओगे तो ये सारे बंधन तोड़ दोगे, है ना, तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस
खुली आज़ादी। मतलब आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपके बच्चे होंगे, जो समस्या का सामना आज आप कर रहे हो उनको नहीं करना पड़ेगा, है ना। कि मान लीजिए फ्यूचर में आपके बच्चे आके कहते हैं कि मम्मी या पापा मुझे किसी से प्यार हो गया है, हम लव मैरिज करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं तलवार निकालोगे कि मेरी इज्जत का सवाल है, दूसरी जाति दूसरे धर्म में कैसे, ये तो संभव ही नहीं। ऐसा करोगे? नहीं करोगे, है ना। समाज धीरे धीरे लिबरल हो जाए। चलो ठीक।